हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है, वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारे दिन खत्म है। गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है। हमने एक एक इंच की कीमत अपने लहू से अदा की है। नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नकीबुल्लाह महसूद अस्कुद नोटिस केस में आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ साकिब निसार ने कहा कि इस केस में नामजद साबिक SSP मलीर राव अनवार अहमद खान के साथ भी इंसाफ होना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने SSP मलीर राव अनवार अहमद खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। अहमियत की बात यह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी हुक्म दिया कि राव अनवार जुमे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हों और जुमे के रोज़ का उन्होंने दिन का तयन किया कि राव अनवार अहमद खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हो जाएँ। ये बहुत, इससे भी ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि आज राव अनवार की जानिब से ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि मौसूल हुआ है, जिसे अदालत में पढ़ के भी सुनाया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि राव अनवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये भी बहुत अहम बात है कि आज गो के राव अनवार की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुए थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि उनकी हिफाजती ज़मानत है और इसके साथ ही हुक्म दिया गया कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। JIT बनाने का हुक्म दिया, जैसा कि राव अनवार ने अपने ख़त में कहा था कि JIT ऐसी हो जिस पे उनको एतमाद हो और वो खाली पुलिस की JIT में शरीक नहीं होंगे। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे ही होगा। उन्होंने कहा कि इसमें ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो का ब्रिगेडियर लेवल का एक ऑफिसर शामिल हो, तीसरे अफसर का तयन अदालत करेगी। ख्याल ये है कि वो पुलिस का एक ऑफिसर होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसमें आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ साकिब निसार ने यह हिदायत भी की कि JIT की रिपोर्ट आने तक राव अनवार को गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि हिफाजत की जाए और कोई भी राव अनवार को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि इससे सबूत ज़ाया होने का खदशा है। याद रहे कि 1 फरवरी को इस केस की गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सख्त तनबीह की थी IG सिंध AD ख्वाजा की और कहा था कि राव अनवार को गिरफ्तार करने के लिए वो आखिरी 10 रोज़ की मोहलत दे रहे हैं और उस 10 रोज़ की मोहलत के अंदर अगर राव अनवार को नहीं गिरफ्तार किया जाता तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। और अब गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार भी किया था कि पुलिस इतने अहम मुलजिम की निगरानी क्यों नहीं कर रही और इसके साथ ही इंटेलिजेंस सर्विसेज से भी कहा गया था कि सिंध पुलिस की इस सिलसिले में मदद करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार भी किया था कि कराची से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक पहुँचने के दौरान राव अनवार को क्यों नहीं रोका गया। ताज्जुब है कि कोई पुलिस ऑफिसर दुबई का कामा रखे। चीफ जस्टिस ने मीडिया को हुक्म दिया था कि राव अनवार के बयानात और मौक़िफ़ नशर और शाया ना किया जाए। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने राव अनवार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के को जो भेजा गया था ख़त, वो खुद पढ़कर सुनाया था और इसमें राव अनवार के दस्तखत मौजूद थे, जिसकी उन्होंने सिंध पुलिस के ऑफिसर से तस्दीक भी कराई। इस राव अनवार की जानिब से लिखे गए इस मुबैना ख़त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कत्ल नहीं किया, उन्हें सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी पर एतबार नहीं है। मामले की तहकीकात के लिए आज़ाद JIT बनाई जाए जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल हो और उसमें सिंध के बजाय किसी और सूबे के अफसरान हो और फिर जो JIT का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने नुक्ता उठाया कि जिस तरह इंसाफ का हुसूल मजलूम का हक होता है, इसी तरह मुलजिम को भी यह हक हासिल है। जबकि राव अनवार कहते हैं कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे और वो बेगुनाह हैं, इसलिए राव अनवार को इंसाफ मिलना चाहिए। शवाहिद के बगैर किसी शख्स को मुजरिम करार नहीं दे सकते। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज साबिक SSP राव अनवार के हवाले से दी और उसकी बुनियाद वो ख़त थी जो उन्होंने लिखा था। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि सबूत की बुनियाद के बगैर किसी शख्स को मुजरिम करार नहीं देना चाहिए और राव अनवार को भी इंसाफ मिलेगा।
समाअत के दौरान नकीबुल्लाह महसूद के वालिद की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखा गया खत भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें मुतालबा किया गया था कि पुलिस अब तक राव अनवार को क्यों नहीं पकड़ रही। सिक्योरिटीदार जानते हैं कि राव अनवार कहाँ छुपे हुए हैं। आज की बहुत अहम डेवलपमेंट है नकीबुल्लाह महसूद केस के हवाले से। आज की इस केस पे जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो आज समाअत हुई, इसकी मजीद मालूमात हासिल करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। बताइएगा, आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। चीफ जस्टिस जो हैं आज उन्होंने शायद सिंध पुलिस का देख लिया कि वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो ये एक नया रुख सामने आया। जबकि पहले तो ये हुक्म था कि आप इनको गिरफ्तार करें, अब हुक्म ये था कि आप इनको गिरफ्तार ना करें, इनकी जमानत ले ली गई है और आगे भी इनको गिरफ्तार ना करें। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। लगता है कि राव अनवार के खत ने बहुत असर किया है चीफ जस्टिस पर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। जी बिल्कुल कामरान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो ख़त लिखा गया है राव अनवार की जानिब से, उसका कहीं ना कहीं असर मौजूद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि जब 2 फरवरी को इस केस की आखिरी समाअत हुई थी या गुज़िश्ता समाअत हुई थी, तो उस समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ऑब्जर्वेशन पास ऑन की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राव अनवार के लिए बेहतर ये है कि वो अदालत की जो प्रोटेक्शन है वो हासिल कर लें, क्योंकि जिनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि जिनके लिए राव अनवार काम करते रहे हैं, हो सकता है वही लोग उन्हें मरवा दें या उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाएं। और इस बात की वजाहत भी की थी गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि वो ये नहीं जानते कि राव अनवार किन के लिए काम करते रहे हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन थी अदालत की, ये कहीं क्लिक की है राव अनवार के माइंड में, और उन्होंने उसके जवाब में जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल को भिजवाया गया है, जिसके कंटेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज अदालत में पढ़े हैं, जिसमें ये राव अनवार की जानिब से कहा गया है कि वो बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में मुलव्वस किया जा रहा है और वो मौके पर मौजूद नहीं थे। और ये भी कहा गया है ख़त में कि वो सिंध पुलिस की जानिब से जो JIT बनाई गई है उसमें पेश नहीं होंगे, लेकिन अगर एक आज़ाद JIT बनाती है सुप्रीम कोर्ट तो वो उसमें पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ उसके सामने रखेंगे। इमरान, लेकिन अदालत का इसमें क्या ये हम सही समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने उनकी इस बात को तस्लीम किया है और कहा, और जो सिंध पुलिस की और हुकूमत सिंध की जो JIT है वो अब उसको उन्होंने कहा है कि ये नहीं होगी जैसे कि राव अनवार चाहते हैं, और JIT वो होगी जिस किस्म की JIT वो चाहते हैं, जिसमें सिंध हुकूमत की या सिंध पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये जो उनकी इस्तदा थी या जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा, ये बात भी मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए कामरान साहब, अगर आप बात मानने की करेंगे तो अभी तक अदालत ने कोई बात राव अनवार की नहीं मानी। जो ख़त लिखा गया था वो भी अदालत ने अभी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि वो राव अनवार की जानिब से लिखा गया है, क्योंकि अदालत के कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा है कि जो ख़त सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुआ है उसकी तस्दीक जो है वो सिर्फ राव अनवार ही कर सकते हैं। और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि अगर ये ख़त उनके जानिब से लिखा गया है तो राव अनवार जो हैं वो जुमे के रोज़ अदालत में पेश हो जाएं। उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर नहीं हुई, लेकिन ये पुलिस को कहा गया है कि अगर वो पेश होते हैं जुमे के रोज़ और पुलिस से सिक्योरिटी तलब करते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी ज़रूर फराहम की जाए, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। और अदालत का मकसद ये है कि सबसे पहले राव अनवार की जो प्रोक्योरमेंट है कोर्ट में वो ज़रूरी बनाई जाए, ताकि वो इस कानून के दायरे में आ जाएं, तहकीकात में शामिल हो जाएं और ये नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का जो मामला है इसकी तहकीकात आगे बढ़ सके। लेकिन इसको आज की सारी डेवलपमेंट के दौरान क्या जो नकीबुल्लाह महसूद के मुताल्लिकीन हैं वो भी मौजूद थे? लगता है कि उनके भी कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे और नकीबुल्लाह महसूद के वालिद का भी कोई ख़त लिखा गया। जो ये नकीबुल्लाह महसूद से मुंसलिक लोग थे उनका क्या रद्द-ए-अमल था? जी कामरान साहब, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। 2 बातें छोटी सी और मैं बैक कर लेता हूँ। ये जो इस्तदा की गई है राव अनवार की जानिब से अपने ख़त में कि एक नई JIT बनाई जाए और उसमें वो पेश होंगे, तो अदालत ने वो मशरूत कर दी है। अगर राव अनवार अदालत में पेश होंगे तो उन्हें हिफाजती ज़मानत भी दी जाएगी और उनके लिए नई JIT भी बनाई जाएगी जिसमें हसास इदारों के लोग या पुलिस के लोग भी शामिल होंगे। जहाँ तक बात है नकीबुल्लाह महसूद के रिश्तेदारान जो है वो अदालत में मौजूद थे, उनके कज़न आए हुए थे। नकीबुल्लाह महसूद के वालिद का ख़त जो है वो अदालत में पढ़ के सुनाया उनके कज़न ने, जिसमें ये कहा गया कि पुलिस जो है वो क्यों गिरफ़्तार नहीं कर रही राव अनवार को। पुलिस
ये जानती है कि राव अनवर इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और अदालती हुक्म की तामील ना करके राव अनवर भी जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। ये जो है वो बयानिया रखा गया है वालिद के ख़त में आज सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि जब तक शहादतें नहीं आ जाती और किसी का जुर्म जो है वो साबित नहीं हो जाता, वो मुल्ज़म ही रहता है और राव अनवर को भी ये हक हासिल है कि उसे अपनी सफाई का पेश करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब जुमे के रोज़ इस केस की समाअत होगी और राव अनवर देखते हैं कि अदालत में पेश होते हैं कि नहीं, लेकिन अदालत की वाज़ेह डायरेक्शन है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। मकसद यही है कि राव अनवर अदालत में पेश हों और ये जो तहकीकात चल रही हैं इसमें शामिल तफ्तीश हों। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज बहुत ही अहम ये ऑब्जर्वेशन है राव अनवर के लिए यकीनी तौर पे और उनसे तमाम मुताल्लिकीन के लिए बहुत बनान की बाइस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वाज़ेह किया कि अगर वो पेश हो जाते हैं तो उनको गिरफ़्तार भी नहीं किया जाएगा। जिस किस्म की JIT वो चाहते हैं वो भी बनाई जाएगी और ये भी कि जब तक उस JIT की रिपोर्ट नहीं आएगी उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और ये भी कि उनको पूरा इंसाफ दिया जाएगा और ये भी है कि जब तक कि जुर्म साबित नहीं होता उन पर कोई जुर्म नहीं है, वो मुजरिम नहीं है, उनकी हिफाजत भी की जाएगी। ये बहुत अहम पेशरफ्त है आज इस पूरे केस के हवाले से। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा काबुल गए। सारा वक्त आज कई घंटे उन्होंने वहाँ पे गुजारे। अमरीकी, अफगान और खित्ते के दूसरे जर्नलों के साथ उनकी एक बड़ी नशिस्त थी। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आसफकार ऑटो फाइनेंस, लो मार्कअप पर डाउन पेमेंट, 1 से 7 साल की फाइनेंसिंग और सबसे बढ़कर तेज तरीन प्रोसेसिंग। अस्करी आसफकार ऑटो फाइनेंस, स्टीयर योर ड्रीम्स। वेलकम बैक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज दिन का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गुजारा, जहां अमरीकी सेंट्रल कमांड के ज़ेर तमाम चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमरीका के खित्ते में फ़ौजी जनरल्स के अलावा अफगानिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस खित्ते में मौजूद जो फ़ौजी सरबराहान हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सर्विसेज चीफ्स, आर्मी चीफ शामिल हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उमूमी तौर पे इस खित्ते में सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काबुल में जाना, अमरीकी और अफगान और खित्ते के दूसरे जर्नलों के साथ उनकी ये गुफ्तगू और ये मुलाकात एक बहुत अहम बात है, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे ये बात कही गई है कि दहशत गर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना था कि पाकिस्तान हर उस कोशिश में शरीक होगा जिससे खित्ते में अमन कायम हो और जिस खित्ते में दहशत गर्दी का खात्मा हो। आज इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के तमाम ठिकाने ख़त्म किए हैं, बचे कुछ दहशत गर्द मौजूद हैं, लेकिन 27 लाख अफगान मुहाजिरीन के अंदर वो छुपे हुए होते हैं और दहशत गर्द मौसर बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम न होने से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक मुश्तरका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वरना ये दहशत गर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। इस किस्म की कॉन्फ्रेंस का क्या वाकई कोई मकसद होता है? आज की कॉन्फ्रेंस का कोई मकसद है? इसकी टाइमिंग, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर मौजूद है अफगान उमूर के बाखबर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब समी यूसुफजई। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई साहब। ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो इस तरह की होती है, जनरली ये एक बैठने मिलने बैठने का एक मौका होता है, इसका कोई सब्सटेंस इससे नहीं निकलता। ये भी उसी किस्म की एक कॉन्फ्रेंस है। कामरान साहब, मेरे ख्याल में इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स, इसका एक असर तो होता है। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश का जो उरूज की तरफ जाना है, जो बढ़ रहे हैं, उस पर सेंट्रल एशिया के जो ममालिक है उनको तशवीश है कि शायद अमेरिका, जिस तरह रशियन एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया के लिए वो दाइश को इंतकाल करना चाहता है, तो उसके तनाजुर में भी एक अहम कॉन्फ्रेंस था। और सबसे अहम यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अमेरिकन और अफगानिस्तान के जो जनरल्स हैं वो भी इसमें शरीक है। मेरे ख्याल में इस तरह की कॉन्फ्रेंस से इससे पहले स्पेशली जब पाकिस्तान के मिलिट्री लोग काबुल जाते हैं, जब वहाँ के लोग आ जाते हैं, तो इससे एक माहौल बन जाता है कि हो सकता है कुछ हो जाए। और काफ़ी हमारी जो मालूमात में है, इस तरह पाकिस्तानी जो मिलिट्री लोगों के साथ अफगानिस्तान के जो काउंटर पार्ट है या प्रेसिडेंट गनी साहब, कभी कभी वो मिलते हैं, वो बड़े सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, फिर वो
उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में कुछ ब्रेक थ्रू भी हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से या कुछ बयान आता है या काबुल में कोई अटैक हो जाता है। समीर साहब, इसमें एक और अहम बात है कि इसके पस मंज़र में, इसके बैकग्राउंड में कुछ अरसे से काबुल में बहुत सीरियस सिचुएशन हुई, ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और बड़ी तादाद में लोगों की हलाकतें हुई और बहुत ही इनसिक्योरिटी वहाँ हुई। इसी दौरान ये खबर आई है एसोसिएटेड प्रेस AP में, बहुत ही बाखबर अमरीकी सहाफ़ी कैथी गैनन के ये अफगानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, जो इनके इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं और दूसरे ऑफिशियल जो हैं, वो 2 लेवल पे इस वक्त तालिबान से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत हो रही है। ये बहुत अहम आज बात है जिसको अभी बहरहाल अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने उसको किसी हद तक उसको डिनाई करने की कोशिश की है, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसको रद्द नहीं किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ खबर है कि ये बराह रास्त अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफिसर्स तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हों कहीं? जी, इसमें इस वक्त जो अफगान इंटेलिजेंस का जो चीफ है स्थानिक ज़ई साहब, वो इससे पहले अफगान पीस काउंसिल के सरबराह थे। उनके काफ़ी पुराने ताल्लुकात है जो कतर में तालिबान है उनके साथ राबिते है, लेकिन राबितों से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं बन रही है और तालिबान का यही इसरार है कि इस मसले के हल की चाबी अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका एक मौसर किरदार अदा करे पीस के लिए, वो आगे आ जाए, उसके बाद वो अफगान हुकूमत को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, अफगानिस्तान के हमसायों को भी कर सकते हैं। और जो मेन जो तालिबान का मसला है कि अफगानिस्तान से बाहर मुल्की अफवाज निकल जाए, तो यहाँ तक तुम्हें शक नहीं है कि तालिबान के साथ अफगान हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ अफगानिस्तान के जो पॉलिटिशियन उनके ताल्लुकात भी है, उन एक दूसरे से भी मिलते हैं। अभी तो खबर यह भी आ रहा है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा एम्बेसडर भी 2 दिन पहले गई था कतर, वहाँ पर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए की। यानी ये सालत है कि इस वक्त ठीक है, अशरफ गनी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, ट्रंप कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो उनके इदारासाज लोग हैं, वो का यही ख्याल है कि तालिबान के साथ अमन के बगैर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सभी यूसुफ से हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे भारत की मकबूजा कश्मीर का, भारत में मकबूजा कश्मीर का, जहां पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने 3 रोज़ तक के एक मुकाबले में भारतीय फ़ौज का मुकाबला किया। 3 रोज़ तक वो भारतीय फ़ौजों से लड़ते रहे। एक और मुकाबला हुआ है जहाँ 2 रोज़ तक 2 कश्मीरी हुर्रियत पसंद भारतीय फ़ौज से लड़ते रहे। ये तमाम वाक़यात श्रीनगर उसके अतराफ़ में हुए हैं। भारत ने वही रूटीन की बात की है कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है। सबकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के हमलों ने बहुत तेज़ी आई है। हालिया दिनों में हमने बहुत तेज़ी देखी है जिसने भारतीय फ़ौज और हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं और वहाँ पर एक नई तशवीश ने जन्म लिया है। हफ्ते को जम्मू में संजवान बेस पर हुर्रियत पसंदों के हमले का अख्ताम 3 रोज़ की झड़पों के बाद कल हुआ, जिसमें 6 फौजियों समेत 10 अफराद मारे गए और 3 रोज़ तक ये 3 से 4 हुर्रियत पसंद भारतीय फ़ौज का मुकाबला करते रहे, जो अपनी नौयत का एक अजीब वाक़या है और बहुत ही अहम वाक़या है। कल श्रीनगर के इलाके करण नगर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर एक अलहदा हमला हुआ और इस हमले में एक एहलकार हलाक हो गया। ये मुकाबला भी आज शाम तक जारी रहा। ये मुकाबला भी 2 रोज़ तक चलता रहा है। दोनों मुकाबलों में इन हुर्रियत पसंदों का मुकाबला भारतीय अफवाज से था। भारतीय मीडिया कहता है कि कल पुलिस कैंप पर हमले के बाद कश्मीरी जंगजुओं ने एक इमारत में पनाह ले ली थी, लेकिन भारतीय फोर्सेज रात भर उन पर काबू नहीं पा सकी। तवील मुकाबले के बाद एक जंगजू को कल और दूसरे को आज शाम हलाक किया गया। मकबूजा कश्मीर के नायब वज़ीर आला नरमल सिंह ने भी इन हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया है और कहा है पाकिस्तान हमारी सरहदों में दहशतगर्दों को दाखिल कर रहा है, दरअंदाजी कर रहा है और वो जो मामूल का अमल होता है इस किस्म के हमलों में, जब भारतीय अफवाज की मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकामी हो जाती है, फिर इन हमलावरों पर काबू पाने में नाकामी हो जाती है और कई रोज़ तक मुकाबले चलते रहते हैं। उसके ख़िताम में यही कहा जाता है कि इनके हैंडलर मुबैना तौर पे पाकिस्तान में थे। लेकिन इस सिलसिले में जो सूरत हाल है और जो तेज़ी से ख़राब हुई है, इस पर सबसे अच्छा तबसरा मकबूजा जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महमूदा मुफ्ती ने किया और उन्होंने कहा कि अब इस मसले का ना पहले कोई हल था ना अब है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान से बराह रास्त बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। सिवाय मुज़ाकरात के इस मसले का कोई हल नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग पिस गए हैं। कल भी बॉर्डर पे एक औरत मारी गई, कल भी हमारे कोई मेरे ख्याल में 5-7 जो हैं लोग इस एनकाउंटर में मारे गए, जो हमला हुआ वहां सुंजुआ में, और आज दूसरा चल रहा है, वहां भी हमारा एक CRPF का जवान वो भी शहीद हो गया। तो अगर हम लोग नहीं कहेंगे बातचीत करो तो कौन कहेगा?
हमें इस बात से कतराना नहीं चाहिए। फारूक अब्दुल्ला एंटी नेशनल स्टेटमेंट क्यों जी वो कह रहा है पाकिस्तान से बात करो। महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल सीएम क्योंकि वो कह रही है पाकिस्तान से बात करो, जम्मू कश्मीर में बात करो, क्योंकि बातचीत के अलावा कुछ नहीं है। जंगें तो हम बहुत लड़ चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम तो दूर नहीं हुई। और आज तो जंग करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जंग इज नो ऑप्शन, वॉर इज नो ऑप्शन फॉर अस। एक ही ऑप्शन है, वो बातचीत है। चाहे आज करें, कल करें, परसों करें, बातचीत के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वो हमारा आर्मी का जवान हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविलियन हो। मौजूदा जम्मू और कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आपसे बात आपने सुना उनकी गुफ्तगू को। आज की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पिछले 5-4 रोज़ से जो जारी है, इस पर बात करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे, जहाँ पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब इफ्तिखार गिलानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब। पहले तो ये जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं इसके बारे में कुछ बताइए और इसका क्या असर हुआ है, क्योंकि शायद उड़ी के बाद ये सबसे अहम वाक़यात हैं। बिल्कुल, काफी सालों के बाद जो है इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, और वो भी जो है बिल्कुल जम्मू में, और जम्मू में भी बिल्कुल बॉर्डर पर भी, लेकिन बिल्कुल जम्मू शहर के बाहर जो इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। और ये उड़ी तो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक थे, वहां पर तो कम से कम तो इतना तो कह सकते थे कि किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया है। लेकिन यहाँ पर अगर एक तरह से देखेंगे, बिल्कुल एक तरह से जो है अपना एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच था, क्योंकि जम्मू शहर तक आना, इसमें वहां से तो बॉर्डर काफी दूर है और ये कोई मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया भी नहीं है, और यहाँ तक किसी का पहुंचना और उसके बाद जो हमला करना जो है वाकई जो है एक तरह से जो है एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच कहा जा सकता है ये। और जो अभी जो महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा, जो आपने भी क्लिप लगाया था उनका, ये एक तरह से जो है कश्मीर में जो ये मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो है, एक तरह से इनका डिस्परेशन, और दूसरा जो इनका फ्रस्ट्रेशन, और दूसरे जो ज़मीनी सूरत हाल जो हो रही है, जिससे जो है इनकी सबसे बड़ा जो चैलेंज अब है वो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, वो ये है कि इन पार्टीज के लिए जो तकरीबन पिछले 50-60 सालों से जो है वहां पर कम से कम एटलीस्ट इंडिया का झंडा बुलंद करते थे, उनके लिए एक पॉलिटिकल स्पेस बहुत बिल्कुल खत्म हो रही है और खत्म होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तानियों को बहुत प्यारी थी, अब अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। आज तदफीन हो गई मोहतरमा आसमा जहांगीर की। सरकारी एजाज़ तो उनको नहीं दिया गया, मगर भरपूर अवामी एजाज़ दिया गया, भरपूर तरीके से अवाम शरीक हुए आज उनके आखिरी सफ़र में। अक़लियतें भी थीं, ख़वातीन भी थी। इसकी गुफ्तगू करते हैं छोटे से वक्त के बाद। प्लस हाइब्रिड बैटरी, देखभाल में कम, चाहे गाड़ी हो कोई, परफॉर्मेंस हरदम, 12 माह की जबरदस्त वारंटी के साथ, मेंटेनेंस में कम, परफॉर्मेंस में दम। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सबसे बहादुर एक्टिविस्ट और सबसे आउटस्पोकन आवाज़ ने आज अपना आखिरी सफ़र तय किया। हज़ारों पाकिस्तानी आज लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में मौजूद थे और इस अंदाज से उन्होंने अपनी प्यारी आसमा जहांगीर को रुखसत किया कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये हज़ारों पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल थीं, और फिर इसमें बहुत ही अहम बात ये थी कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों में, जिसमें हिंदू थे, क्रिश्चन थे, दूसरी अक़लियतें शामिल थीं, वो सब उनकी नमाज जनाजा में शरीक थे। सिफारती नुमाइंदे शरीक थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, और फिर पाकिस्तान की तमाम कौमियतें दूर दूर से आई थीं कि वो आसमा जहांगीर के जनाजे को कांधा दें। बलोच थे, सिंधी थे, पंजाबी, पठान, कबायली इलाकों से लोग आए हुए थे, और ऐसा मंजर था जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। शायन शान सफ़र आखिर था जो आज आसमा जहांगीर का हुआ है रियासती सतह पर। गो के सरकारी एजाज़ से दफनाने वाली बात नहीं थी, लेकिन आज वफाकी काबीना के इजलास में ख़ास तौर पर आसमा जहांगीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया, और उसके साथ ही आसमा जहांगीर हमसे रुखसत हो गई। मगर इस अंदाज से पाकिस्तानियों ने उन्हें रुखसत किया कि यकीनन वो शायन शान था उस शख्सियत के लिए जिसने पाकिस्तान के ऑप्रेस्ड लोगों के लिए, पाकिस्तान के ऐसे लोगों के लिए जो पिसे हुए हैं और फिर ताकतवर तरीन के सामने खुल के बात की, बहुत जज्बे से बात की, बहुत बहादुरी से बात की, इंसानी हुकूक पाकिस्तान की जो तंजीम है उसकी संगे बुनियाद रखी, और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की जंग को एक काबिल फ़ख्र काम बनाया। और यकीनी तौर पे आसमा जहांगीर तो हम में नहीं है, लेकिन उनका मिशन
हर सूरत में जारी रहेगा, क्योंकि अपने पीछे वो दर्जनों आसमा जहांगीर छोड़ गई हैं, अगर सैकड़ों नहीं। इस आज के इस अहम दिन पर अब हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मोहतरमा आसमा जहांगीर की साहबजादी, न्यूज़ एंकर भी हैं। मोहतरमा मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुनीज़, आपने हमें ज्वाइन किया है। आगे आप क्या देखती हैं, जो आसमा जहांगीर साहिबा का सफ़र था, ये इसमें आप कितनी कंटिन्यूटी देखती हैं? उनका जो मिशन था उसमें कितनी कंटिन्यूटी देखती हैं? क्योंकि हम लोगों को, काफ़ी लोगों को ये है कि इतनी बहादुर खातून, इतना ज़्यादा बोलने वाली हम में नहीं है, तो उनका मिशन तो मुतासिर नहीं होगा। जिन लोगों के लिए वो बोलती थी, क्या उनका एक बड़ी स्पॉन्सर थी, वो तो उनका मिशन और उनका सफ़र तो मुतासिर नहीं होगा। कामरान खान साहब, आपने सही कहा। आज मैं बहुत से लोगों को मिली जो पाकिस्तान के हर कोने से आए थे। वो हिंदू थे, वो सिख थे, वो मुसलमान थे, वो ईसाई थे, और वो सारे एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हुए थे। और वो ऐसे लोग थे जो मेरी माँ की तरह पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर पे देखना चाहते थे, जो एक जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते थे। और वो ऐसे लोग थे जो मेरी माँ को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उनकी बात करती थी। इसलिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान आज अकेला नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि अगर आज मेरी माँ गई है तो उसका कुछ न कुछ हमारे अंदर भी है, और सिर्फ खोजने की ज़रूरत है और वो मिल जाएगा। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी, हमारे जो पाकिस्तानी है वो उस किस्म का हीरा है जिसको किसी ने तराशा नहीं है, सिर्फ तराशने की देर है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कल रात जब लोधरा के हल्के NA 154 के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए तो हर लिहाज से गैर मुतवक्का नताइज थे, और इन नताइज ने बिल्कुल बिला शिरकत गैरे हर अंदाज में पाकिस्तान के तमाम सियासी पंडितों को हैरान कर दिया और हर सूरत में तहरीक-ए-इंसाफ को चौंका दिया। क्योंकि जनाब जहांगीर खान तरीन का यह आबाई हल्का, जहांगीर खान तरीन की भरपूर क़ुव्वत, जनाब इमरान खान की कैंपेन में शिरकत, उनके ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले बेटे का कैंडिडेट होना और फिर उसका इलेक्शन हार जाना, यकीनी तौर पे ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसकी वजह यह भी है कि दिसंबर 2015 में यहाँ इसी हल्के में जहांगीर तरीन ने 1,38,000 वोट लेके मुस्लिम लीग नून को 40,000 वोटों से हराया था। कल इसी हल्के में मुस्लिम लीग नून के इकबाल शाह, जो उनके मुकाबले में एक बहुत ही गैर मारूफ सियासी शख्सियत है, उन्होंने 1,13,000 वोट लेकर जहांगीर खान तरीन के साहबजादे अली तरीन को 26,000 वोटों से हरा दिया। NA 154 में इस बार मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में नुमाया इजाफा हुआ। इकबाल शाह ने सिद्दीक बलोच के मुकाबले में, यानी कि जो गुज़िश्ता कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के, 27,500 ज़्यादा वोट लिए। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन के मुकाबले में उनके बेटे अली तरीन ने 51,000 वोट कम लिए, यानी दिसंबर 2015 से कल तक तकरीबन 750 दिनों में तहरीक-ए-इंसाफ के रोज़ाना 70 वोट कम हुए और PTI को तकरीबन 51,000 वोटों का नुकसान हुआ। गोया कि दिसंबर 15 से लेके अब तक PTI ने कल के जो इलेक्शन हुआ है उसमें 51,000 वोट कम हासिल किए हैं, और वाज़े तौर पे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनाब नवाज शरीफ का बयानिया और नैरेटिव जो है वो जड़ पकड़ रहा है। इलेक्शन से चंद महीने पहले इस कलीदी ज़िमनी इलेक्शन में, जिसमें 2 लाख से ज़ायद वोटर्स ने वोट डाला, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक बड़ा झटका है तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान को, जिन्होंने आज कदरे ग्रेस से इस झटके को कबूल किया और अपने ट्विटर पे अपने कारकुनों को पैगाम दिया, जिसमें वाज़े तौर पे वो इस डिफीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं इमरान खान, और कह रहे हैं कि हर शिकस्त गलतियों का तज्जिया करने का मौका देती है। कामयाब लोग, इदारे और कौमें नाकामियों से सीखती हैं। गलतियों का तज्जिया करने और उन पर काबू पाकर ही मजबूती आती है। इमरान खान ने अपने कारकुनों से कहा कि शिकस्ता दिल लोग कभी अपनी कुव्वत हासिल नहीं कर सकते। इंसाफ के लिए सियासी जद्दोजहद में मैं कभी मायूस नहीं हुआ। उन्होंने अपने कारकुनान से जोर दे के कहा कि कारकुन मायूस न हो, 2018 का इलेक्शन इंशाअल्लाह हमारा होगा।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पिछले 28 जुलाई को जो नाअहली हुई थी, उसके बाद पंजाब में ये तीसरा बड़ा ज़िमनी इलेक्शन है, इसलिए हमें इसे बहुत हौस के साथ इसका एनालिसिस करना होगा। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था सियासत से। उन पर पैनामा केस के हवाले से JIT शुरू हुई थी, उसके अलावा फिर अब उन पर NAP केसेस चल रहे हैं, और इस पूरे हवाले से इमरान खान की भरपूर कैंपेन है जो कई सालों से जारी है, जिसमें नवाज शरीफ को, उनके तमाम पार्टी के अहम लोगों को और उनकी हुकूमत को इंतहाई करप्ट करार दिया गया है। वो भरपूर कैंपेन है, मगर दिलचस्प बात यह है कि 28 जुलाई के बाद जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के तीनों ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक और बहुत अहम मुकाबला हुआ था लाहौर के हल्के NA 120 में, जिसमें तहरीक इंसाफ अपनी पूरी कुव्वत से शामिल हुई थी। वो इलेक्शन मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ ने, जो कि इस इलेक्शन में मौजूद नहीं थी, वो बासानी जीत गई थी। इसके अलावा चकवाल में पंजाब असम्बली का हल्का PP 20 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी हुई थी। लेकिन कल की लोधरा की जो कामयाबी है, ये हर लिहाज से गैर मुतवक्का लगता है, और बाज़ आसार वाज़े तौर पे बताते हैं कि खुद शायद मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप को नहीं अंदाज़ा था कि वो इतनी सूरत से और इतनी तेज़ी से और इतनी कन्विंसिंग अंदाज से ये इलेक्शन जीत लेगी। लोधरा में गैर मुतवक्का इंतखाबी निशान से एक बात भी सामने आ रही है कि वो नैरेटिव, वो बयानिया जो इमरान खान का मुसलसल जारी है, जिसमें उनके साथ उनकी पार्टी के दूसरे लोग भी शामिल हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के दूसरे लोग भी शामिल हैं, जिसका महवर ये है कि नवाज शरीफ चोर हैं और वो और उनके हवारी और उनके साथी चोर हैं। ये बयानिया, ये नैरेटिव अवाम में जगह नहीं बना रहा, ये नहीं बिक रहा, बल्कि इसके बरक्स शायद अगर हम ये कहें कि मुझे क्यों निकाला, जो जनाब नवाज शरीफ का नैरेटिव है, शायद अवाम उसकी जानिब ज़्यादा माइल हो रहे हैं। कम अज़ कम कल का जो लिटमस टेस्ट है, कल का जो ये लोधरा का इलेक्शन है, वो इसी जानिब इशारा कर रहा है कि नवाज शरीफ एक विक्टिम की हैसियत से सामने आ रहे हैं। इमरान खान जो नवाज शरीफ के बकौल लाडले हैं, वो शायद अवाम को उस अंदाज से पसंद नहीं आ रहे, और यही वजह है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो वोटों में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। वरना कल लोधरा में अली खान तरीन को तारीखी फतह हासिल होती और पीर इकबाल शाह को इबरतनाक सियासी शिकस्त होती। लेकिन लग ये रहा है कि इस हवाले से जो बयानिया इस वक्त अवाम तक पहुँचाया जा रहा है इमरान खान का, वो अवाम के लिए बहुत ज़्यादा उन अवाम में उसको पजीराई नहीं मिल रही। कम अज़ कम नवाज शरीफ झूठा भी है और करप्ट भी है। नवाज खुद चोरी करता है, वो अपने वजीरों को चोरी करते हुए नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ, जो आपने पैसा लूटा, इंशाल्लाह मैं आपका मुकाबला करूंगा। नवाज शरीफ ने कितना पैसा इस मुल्क से चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया। आपने 30 साल इस कौम का पैसा लूटा। इनसे पैसा निकाला जाए, इनके जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है वो वापस लाया जाए। उनको तबाह कर देगा, अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ, जो भी करो -1 हो चुके हो, तुम्हारी सियासत की कब्र खुद गई है। नवाज शरीफ, तुम्हारा ठिकाना अदयाला जेल में होगा। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जनाब नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज कहा है कि अवाम ने लोधरा में साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के इस बयानिए से मुतासिर नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ का कसूर नहीं है। आज खुद जनाब नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के बाहर लोधरा के इलेक्शन पर तबसरा करते हुए कहा कि अवाम एहतसाब के नाम पर इंतकाम और झूठे केसेस का जवाब दे रहे हैं। लोधरा के इलेक्शन को उन्होंने कहा कि अवाम ने उनके खिलाफ फैसले को इस अवामी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये सारा कुछ जो कर रहे हैं उसका जवाब पाकिस्तान के अवाम दे रही है। वोट का तकद्दुस जो है उसकी आप अब मिसालें देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का रद्द-ए-अमल अब सब पे यहाँ है, और कल तो उसका एक प्रैक्टिकल नमूना आपने देखा है कल वहाँ पर लोधरा में। ये झूठे केसेस का जवाब है
और फिर एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम है, ये उसका जवाब है, अवामी रद्द-ए-अमल है। एक जानिब जनाब इमरान खान को नवाज शरीफ साहब के इस रद्द अमल का सामना है, दूसरी जानिब इलेक्शन डिफीट का सामना है, तीसरी जानिब खुद पार्टी के अंदर उनका झुकाव जो पीटीआई के बहुत वज़नदार लोग कहते हैं जहांगीर तरीन की जानिब है, उस हवाले से भी जनाब इमरान खान पर दबाव में इजाफा हुआ है, क्योंकि पार्टी के अहम लोगों की राय ये थी कि मूरिसी सियासत को अगर वो बढ़ावा ना देने की बात करते हैं, अगर वो मूरिसी सियासत के इमरान खान सख्त खिलाफ हैं, तो उन्हें किसी सूरत में जहांगीर खान तरीन के साहबजादे को ये टिकट नहीं देना चाहिए था। लेकिन इमरान खान का इसरार था, उनका कहना ये था कि वो बेस्ट कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन जीतेंगे, जहांगीर खान तरीन इलेक्शन जीतेंगे अपने बेटे के लिए जब वो कैंपेन करेंगे। मगर वो अंदाज़ा भी उनका गलत साबित हुआ, जिसके बाद उनके लिए थोड़ी सी ज़रूर एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है पार्टी के वज़नदार लोगों की सामने, जो कि इस हवाले से उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, या जो हिम्मत कर रहे थे कि टीवी पर आके वो इमरान खान के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाए। उनमें उनके वकील नईम बुखारी भी शामिल हैं। The day Mr. Jahangir Tareen Khan Saab was disqualified, my chairman should have distanced himself from him. मैं बड़ा क्लियर हूं, क्या उस इलाके में एक शख्स नहीं है जो वर्कर हो जिसको टिकट दिया जा सकता है? एक शख्स नहीं है। क्या हम खानदानी सियासत है तो फिर हम क्यों खफा हैं कि पीएमएलएन ने एक खातून जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो बीमार है, उसको कैंडिडेट बना दिया। अनलेस वी ब्रेक दिस माई पार्टी, और हो सकता है मुझे खान साहब निकाल ही दें इस बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह, वी मस्ट ब्रेक दिस शैकल। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा चेयरमैन अगली इलेक्शंस में रूरल एरियाज में नहीं, शहरों में नौजवानों, लड़के और लड़कियों को टिकट दें। कोई यू आर द नेक्स्ट जनरेशन। भाई मैं और खान साहब तो चिराग सहर हैं, बुझा चाहते हैं। इट मस्ट बी, पार्टी मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। कल का इलेक्शन, उसके नताइज और उसका मज़ीद तज्ज़िया और इसके असरात आइंदा इलेक्शन में पंजाब का जो फैसला करेगा कि पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत किसकी हो, उसका सियासी टेम्परेचर क्या बता रहा है। क्या इमरान खान का बयानिया वाकई अवाम मुस्तरद कर रहे हैं और नवाज शरीफ का बयानिया अवाम में जड़ पकड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस, हमारे अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत ही तजुर्बाकार सहाफ़ी हैं जनाब हबीब अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, आप ट्रांसलेट कीजिए, आपके नज़दीक कल का जो इलेक्शन रिज़ल्ट आया है, साउथ पंजाब आप ख़ुद भी जानते हैं, आपका ताल्लुक़ भी है, आप उसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि जो वजूहात आपने कौमी सियासत के हवाले से और पीटीआई में धड़ेबंदियों के हवाले से और बयानिए के हवाले से बातें की हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं अपनी जगह पे, मैं उनकी तायद करता हूँ। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को देखा जाए तो उसके महरक़ात ज़रा मुख्तलिफ हैं। जनूबी पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर ये हल्का तकरीबन मुख्तलिफ सियासी बिरादरियों में और धड़ों में तकसीम है। इस दफ़ा ख़ुसूसी तौर पर जो कांजू बिरादरी है उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करने के बाद वो उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार सामने वो ले आए हैं जो समझते थे कि वो गैर मरूफ है, और क्यों ना उनको एक लिहाज से कुर्बानी का बकरा बनाया जाए, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं था कि वो जीत सकते हैं। तो वो जो उनका इत्तेहाद है और उनके अंदर जो एक तारीख थी वो मकामी सतह पर काम आई है। मैं समझता हूँ कि जो कौमी सियासत है उसका अमल दखल इतना ज़्यादा नहीं है। ज़रूर है कि क्योंकि ये समझना कि मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई है, नवाज शरीफ सियासत से ख़त्म हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी जो ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट है, ख़ुसूसी तौर पर जो वो ख़ानदान है जो हमेशा सियासत में हावी रहे हैं और मुंतखब रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब में, जनूबी पंजाब हो या मरकज़ी पंजाब हो, वो छोड़ नहीं रहे, या वो ये नहीं देख रहे कि मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार की कश्ती डूब रही है। अगर वो मुस्लिम लीग नून से उस तरीके से वाबस्ता ना होते तो ये जो मकामी सतह पर इत्तेहाद हुआ है मुख्तलिफ लोगों का, और जिसकी वजह से इकबाल शाह साहब इतनी भारी तादाद में वोटों से वो जीत गए हैं, वो मुमकिन ना होता। अच्छा, इस वक्त बुनियादी मुहारकात है, लेकिन इसके साथ
हमें ज्वाइन किया है एक और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही नामवर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, जनाब अयाज़ अमीर। अयाज़ अमीर साहब, आप बताइएगा, कल पीर इकबाल शाह जहांगीर खान तरीन को हरा देंगे, उनके बेटे को हरा देंगे, पीटीआई को शिकस्त हो जाएगी। इसकी शायद इस हद तक तवक्को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी नहीं थी। वो खुद भी सरप्राइज रह गए जो कल लोधरा ने जो फैसला दिया, जिस अंदाज से इस बाई इलेक्शन में 3-4 महीने पहले इलेक्शन से 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया और पीटीआई को हरवा दिया, जहांगीर खान तरीन जैसा कैंडिडेट उनका बेटा हार गया। आप इसको कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या हुआ है? देखिए, हम सारे जो थे हम यही समझ रहे थे कि ये बड़ी आसानी से सीट जो है पीटीआई जीत जाएगी, और जो लोकल मुहर्रकात थे उसका हमें अंदाजा नहीं था। डॉक्टर रसूल बख्श रईस जो बात कर रहे हैं, इनको इस हल्के के बारे में मेरा ख्याल है खासी पहचान है, क्योंकि मैंने भी कुछ आपके प्रोग्राम से पहले मैंने कहा मैं भी आऊंगा पता करूं। मैंने 1-2 आदमियों को फोन किया जो वहाँ के लोकल्स हैं और बाखबर हैं, और वो तकरीबन यही कह रहे थे जो डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि इस किस्म की वहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन गई थी जिससे नून लीग के उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत हुई। एक चीज और वो कहते थे कि जहांगीर खान तरीन ने और उनके बेटे ने थोड़ा इस इलेक्शन को थोड़ा इजी लिया, इतना सीरियसली नहीं लिया, और जलसे तो वो करते रहे। नवाज शरीफ भी वहां पे गए, जलसे से खिताब किया, पर ये जो होता है कि वोटरों के साथ ज्यादा कांटेक्ट, डोर टू डोर कैंपेनिंग, ऐसी चीज में ये जो दूसरे कैंडिडेट्स थे और सारे भारी लोग जो हैं वो उन्होंने पीर इकबाल शाह को सपोर्ट किया है। सदीक बलोच जो एमएनए थे वो मुस्लिम लीग के अपने एक थे, रफीउल्लाह शाह, शायद तो उनका रफीउद्दीन शाह, और ये कांजू सारे के सारे जो थे, जो जहांगीर खान तरीन के इलेक्शन में कांजू फैमिली थोड़ी स्प्लिट थी, वो इस वक्त ऐसे नहीं थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आके। अयाज़ अमीर साहब, आपको क्या कहेंगे आप इस बारे में कि क्या लोग इम्प्रेस हैं? ये जो नैरेटिव, ये बयानिया है जो मुसलसल सालों से चल रहा है, नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा भी हो गई है, वो कोर्ट से भी निकल गए, इमरान खान फायर ब्रांड स्पीकर हैं और वो ज़बरदस्त नवाज शरीफ को चोर डिक्लेयर कर रहे हैं। इस इलेक्शन में ये बात भी सामने आ रही है ना कि अवाम कोई ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है इस नैरेटिव से, अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, और ये नैरेटिव ज़्यादा बिक नहीं रहा है। देखिए, ये जो करप्शन है, करप्शन का मौजू है, इसका रेजोनेंस जो है, इसका जो एक वो जो है असर जो है, कि मिडिल क्लास के लोग जो शहरों में रहते हैं, जो ऐसी किस्म की एथिक्स और इंटेग्रिटी की बात करते हैं, उनमें तो ज्यादा होता है। लेकिन करप्शन एक हद तक एक हमारे देहाती कल्चर में वे ऑफ लाइफ है, और किसी को करप्ट कहना जो है एक हद तक उसका असर होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो असर नहीं होता। अब ये जो नैरेटिव जो आप कह रहे हैं बयानिया था, तो वो वजीर आजम जो साबका थे वो नाअहल हो गए हैं, भाई वो सजा मिल चुकी है, फिर उनको मौका मिला है कि अपने आप को वो एक मजलूम पेश करें, उसमें वो खासे हद तक वो कामयाब हुए हैं। और फिर जो अमल चला है एहतसाब का, इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, पता नहीं इसे एहतसाब अदालत का मेरे ख्याल अब ज्यादा देर मगर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से तो अयाज़ अमीर साहब काफ़ी तेज़ चल रहा है। हमने देखा है ना, पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों का एहतसाब हुआ, जरदारी साहब का इस अंदाज से हेयरिंग और इस अंदाज से पेश होना, ये तो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के लिहाज से कोई हम ये नहीं कह सकते कि बहुत स्लो एहतसाबी अमल हो रहा है। एहतसाबी अदालत रोज़ाना सुनती है, रोज़ाना अक्सर नवाज शरीफ साहब भी वहाँ होते हैं, तो वो स्पीड तो अपने लिहाज से सही है। हबीब अकरम साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी अयाज़ अमीर साहब ने बात की कि नवाज शरीफ अपने आप को विक्टिम के तौर पे पेश कर रहे हैं, ठीक है, जो साउथ पंजाब में लोधरा की सियासत हुई या दूसरे जगहों की स्मॉल टाउन पॉलिटिक्स होगी, आपके ख्याल में विक्टिम वाली बात जो है वो सरायत कर रही है अवाम के अंदर, और ये बात कि वो चोर है, उनका ख़ानदान चोर है, लोग उससे इम्प्रेस नहीं हो रहे, क्या ये फैक्टर भी था कल लोधरा के का जो रिजल्ट आया है? देखें ना, उनका जो असल कैंडिडेट था सिद्दीक बलोच, उनका बेटा, वो तो इलेक्शन के प्रोसेस में फाइल करने के बाद विड्रॉ हुआ,
फिर भागम दौड़ी इन्होंने पीर इकबाल शाह को लाए जो कि उनके मुकाबले गैर मारूफ शख्सियत है, फिर भी जीत गए। तो ये जो फैक्टर है नवाज शरीफ का, मजलूम वाला फैक्टर या विक्टिम वाला फैक्टर, वो भी अब काउंट कर रहा है क्या? कामराज साहब, वो एक दर्जे में तो कर सकता है, लेकिन क्या इतना बड़ा फ़र्क डाल सकता है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी रसूल बख्श रईस साहब ने कहा कि वहाँ की हल्के की जो मकामी सूरत हाल है, मकामी सियासत में भी कुछ तब्दीलियाँ आई। मिसाल के तौर पे जिस हल्के की हम बात कर रहे हैं NA 154, इसके नीचे एक PP है, यानी पंजाब असम्बली की सीट है, जहाँ से अहमद खान बलोच साहब जीतते हैं। अहमद खान बलोच साहब का और सिद्दीक बलोच साहब का आपस में आप यूँ कहिए कि बहुत यानी गैरियत है, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो अहमद खान बलोच साहब की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से आइंदा सिद्दीक बलोच साहब को आइंदा इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में उन्हें टिकट ना मिले, बल्कि पीर इकबाल शाह साहब जीत जाएं ताकि आइंदा भी टिकट के ये हकदार करार पाएँ। और उन्होंने जो 2015 में सिद्दीक बलोच को सपोर्ट नहीं किया था, इस वक्त उन्होंने खुलकर एक सरदार इकबाल साहब को सपोर्ट किया। और जो गेलेवाल ख़ास वो इलाका जहाँ पर जहांगीर खान तरीन साहब का गांव है और इनका फार्म हाउस है, वहाँ से भी वो बेसिकली उनकी सीट का इलाका है, तो वहाँ से इन्हें गैर मामूली तौर पर सपोर्ट मिल गई। दूसरी बात यह है कि शहर में सिद्दीक बलोच साहब भी चाहते थे कि सिद्दीक बलोच साहब को हमेशा से जब जब भी वो इलेक्शन में खड़े होते थे, लोधरा शहर से उन्हें मार पड़ती थी। और पिछली दफ़ा भी अगर आपको याद हो तो रिजल्ट्स ये थे कि 17,000 की लीड जहांगीर खान तरीन को शहर से हासिल थी, और 2013 के इलेक्शन में तकरीबन 10,000 की लीड उन्हें शहर से हासिल थी। तो इस दफ़ा अगर आप खालिस्तान लोधरा शहर जो उसका अर्बन इलाका है उसको आप देखें, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नून लीग के किसी कैंडिडेट को सिर्फ अगरचे वो बहुत थोड़ा मार्जिन है, 1,000 की लीड से वो लोधरा से जीते हैं। ये पहली दफ़ा नून लीग की तारीख में हुआ है जो कभी भी वो शहर से नहीं जीतती रही। तो लिहाजा एक लोकल, और फिर अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब जो है उन्होंने गैर मामूली रोल प्ले किया। उन्होंने अख्तर कांजू जो उनके मामू हैं, उनके जो लोग लेके टूट के अलग हो गए थे, उनमें से कुछ अहम धड़ों को अपने साथ लाया। तो एक लोकल पॉलिटिक्स की जो अरेंजमेंट थी वैसे बन गई कि इकबाल शाह साहब जीत गए। जी रसूल बख्श रईस साहब, आप बताइएगा कि एक अर्ज करना चाहूँगा। जी फरमाइए। मैं कर्ज करना चाहूँगा कि ये जो दोनों पार्टियों में, देखिए ये सिद्दीक खान की नाअहली से और फिर जहांगीर खान तरीन की नाअहली से ये ज़िमनी इंतखाब हुआ। दोनों तरफ, एक तरफ नाअहल का बेटा था और पूरे लोधरा में जो कैंपेन चल रही थी, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी और उनके ऊपर जहांगीर खान तरीन की तस्वीर थी और सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखे हुए थे उन्होंने, वो था मेरा मनसब खिदमत। अब जब इस तरीके से जहांगीर खान तरीन पोर्ट्रे हो रहे थे और जहांगीर खान तरीन को वोट देने वालों के दिल में दूर दूर तक मैंने ये ख्याल नहीं पाया कि वो इनकी नाअहली से परेशान है, बल्कि नाअहली लोधरा वालों के नज़दीक इररेलेवेंट सी चीज़ थी। वहाँ मैंने बहुत से लोगों से नवाज शरीफ की नाअहली के बारे में पूछा तो वो भी एक इररेलेवेंट चीज़ थी। और मैं लास्टली अर्ज करूँगा एक फिक्रे में कि मैं अब तक 26 मुख्तलिफ हल्कों में जा चुका हूँ, लोगों से मुतय्यन जी रसूल बख्श रईस साहब, अब आप ये फरमा दीजिएगा कि ये जो इंट्रा लोधरा जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत का भी हमने बड़ा तफसीली जिक्र सुना, आपने भी उसकी इब्तिदा की और हबीब अकरम साहब ने बहुत तफसील से हमें बताया। अगर ये भी नहीं समझ सके जहांगीर खान तरीन साहब, इसको भी मैनेज नहीं कर सके, क्योंकि जहांगीर तरीन आफ्टर ऑल वहाँ के एक पॉलिटिकल आइकॉन है और 3 इलेक्शंस का उनके पास स्ट्रेट ये वाला तजुर्बा है, पहले का तजुर्बा है, तो वो भी तो एक बड़ी डिफीट है, वो भी तो बड़ी मिसकैलकुलेशन है। और इस किस्म की मिसकैलकुलेशन और फिर ये कॉन्सेप्ट के ये मैटर ही नहीं करता कि कौन चोर है, कौन करप्ट है, किसको अहल करार दिया, किसको ना अहल करार दिया। तो ये तो सारे वो फैक्टर्स हैं कि जो 2018 में अगर यही सारा ट्रेंड रहा तो मुस्लिम लीग नून बहुत ईजिली पंजाब जीत जाएगी। देखिए, ये कहना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने जो कौमी सतह पर सियासत की है उससे उन्होंने अपने हलके को नज़रअंदाज किया है। उनका बेटा भी वहाँ मौजूद नहीं, उनका कोई भाई मुतहर्रिक नहीं, और जो उन्होंने अपने मुलाजमीन वहाँ पे रखे हुए हैं अपने हलके में, वो लोगों को मुतमैन नहीं कर सके। वो काम नहीं कर सके जो मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ दलों ने और MPAs ने वहाँ पे किया है और MNAs ने वहाँ पे किया है। वो मौसर तरीके से जो मकामी सियासत है वो करते हैं। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि चूँकि वो सेक्रेटरी जनरल हो गए हैं PTI के, कौमी धारे में कौमी सतह के ऊपर एक लीडर बन गए हैं, तो वो नुमाया रहे हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, बड़े बड़े जलसों में।
तो अपने इलाके के छोड़ के इस तरह की कौमी सियासत करना मैं समझता हूँ कि खसारे का काम है। अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मकामी सतह पर देखें, उनका बेटा ऑक्सफोर्ड से आया है, तो जाहिर है कि या तो यह है कि आपका यहाँ पे जो लोकल अलायंसेस हैं, नेटवर्क है अपने इलेक्टेबल लोगों का, MNAs का, MPs का, मुख्तलिफ सियासी दलों का, वो मुतहर्रिक हो और वो आप जहाँ भी हों वो आपको सपोर्ट करे। ऐसा होता नहीं है जनूबी पंजाब में। लोग ये देखते हैं कि मुश्किल के वक्त आप वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, आपका डेरा खुला है, उनकी खिदमत हो रही है, और ये थाना पुलिस, ये तमाम चीज़ें बहुत आम है। एक लिहाज से जो मुस्लिम लीग नून के लोग काम कर रहे थे इकबाल शाह साहब के लिए, वो बड़े मुतारिक थे और कनेक्टेड थे हुकूमत से भी, और उनके काम भी करवा रहे थे। तो ये चीज़ें अयाज अमीर साहब ये बताइएगा कि एक तो ये हो गया जो कि एक स्मॉल टाउन रूरल पॉलिटिक्स का, जहाँ की बड़ी अपनी इंट्रिकेट पॉलिटिक्स है, वो हमने देख ली। यहाँ पे PTI को शिकस्त हुई, जहांगीर खान तरीन को शिकस्त हुई। फिर 28 जुलाई के बाद का हम देखें, फिर एक लाहौर में इलेक्शन हुआ जो अर्बन पॉलिटिक्स थी, जहाँ पे बिल्कुल प्योर अर्बन सियासत हुई और उसमें भी PTI को शिकस्त हुई। फिर बीच में एक चकवाल का ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ। ये जो 28 जुलाई के बाद की जो 3 इलेक्शंस हैं, क्या ये कुछ हमें इंदिया दे रहे हैं, कोई इंडिकेशन दे रहे हैं कि टेम्परेचर किस तरफ चल रहा है और माहौल क्या है, किस तरफ पंजाब में कम से कम हवा चल रही है 2018 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं? देखिए, जो मैंने पहले वो बात की थी शायद वो मैं मुकम्मल नहीं कर सका। वजीर आजम नाअहल हुए हैं, लेकिन उनका तमाम जो है सेंटर में हुकूमत उनकी है, पंजाब में हुकूमत उनकी है, पार्टी में दरारें नहीं पड़ी, सवाए फैमिली की दरारें जो हैं वो पड़ी हैं, और वो आइंदा के जो है जो मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो हम देख रहे हैं। अगर नाअहली के बाद कुछ और किया जाता और मुस्लिम लीग नून प्रेशर में आती, फिर कोई असर हो सकता था। जब वो देख रहे हैं मुस्लिम लीग जो है हर हलके में मौजूद है, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में, हलकों में मजबूत आदमी हैं, और वो जो है अभी तक वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे। उनका मुस्तकबिल, वो अपनी जो है वो सिक्योरिटी उसमें समझते हैं कि हम पार्टी के साथ अपना मुस्तकबिल समझते हैं, हम उसके साथ वाबस्ता रहे, कि वो तोड़फोड़ नहीं हुई। लेकिन एक चीज हुई है जिसका हमें वो जो है सामने रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को पजीराई मिली है, उसकी मकबूलियत बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ आउट हो चुके हैं। लोधरा से NA 120, लाहौर से, चकवाल से उनकी नाअहलियत जो है अहलियत में नहीं बदल रही। तो ये चीज जो है शहबाज शरीफ वगैरह जो हैं, जो बोली बोल रहे हैं, निसार अली खान बोल रहे हैं, मुस्तकबिल की वो जो है वो मंजर को देख रहे हैं। नवाज शरीफ आउट है जी, बिल्कुल, इसमें जाहिर है कि ज़रूर आउट है। लेकिन हबीब अकरम साहब, आप रैप कीजिएगा कि ये जो 28 जुलाई के बाद जो पंजाब में हम सियासत का रुख देख रहे हैं, ये तमाम ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में, ये कुछ इंडिकेशन है, इसमें कोई आपको पिन्हा नज़र आती है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सियासी हकीकत या दर्जा हरारत? जी खान साहब, आप देखिए कि जिन तीनों हलकों का जिक्र किया आपने, वो पंजाब के 3 मुख्तलिफ, अगर आप पंजाब के 3 रीजन्स को देखें तो तीनों रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे NA 120 का हलका वस्ती पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, और वस्ती पंजाब की अगर आप उसको एक नुमाइंदा हलका कहें तो ये मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा हकीकत से दूर तर बात नहीं होगी। 120 में उन्हें फतह हासिल हुई और इमीडिएटली आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन हुई। उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ जो पोठोहार के इलाके में हुआ, जो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रीजन है पंजाब का। वहां पर उन्हें एक गैर मामूली तौर पर वाज़े बर्तरी मिली। एक अगरचे वो PP20 का इलेक्शन छोटा इलेक्शन था, लेकिन उन्हें बर्तरी वहां पर गैर मामूली मिल गई। इसी तरह लोधरा का इलेक्शन एक साउथ पंजाब का इलेक्शन है, ये एक तीसरा रीजन है पंजाब का, तो यहां पर भी उन्हें गैर मामूली बर्तरी मिली, वो 28 जुलाई के बाद मिली। तो अगर आप इन तीनों इलेक्शंस को मिला के देखें तो आप कह सकते हैं कि ये पंजाब के 3 रीजन्स के 3 नुमाइंदा बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अकरम, जनाब अयाज अमीर और प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बशर रईस हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक। कल के इलेक्शन में एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पंजाब में उसका वजूद तहलील हो चुका है। कल भी उसे बमुश्किल तमाम 3000 वोट मिले हैं। इससे पहले जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए सिर्फ कई 100 वोट मिले हैं। इस पार्टी का बहुत बुरा हाल है। देही सिंध तक महदूद हो रही थी, अब मजीद होती नजर आ रही है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी वफाकी सियासत की अलामत समझी जाती थी, लेकिन आज ये कौमी जमात होने की पहचान इसकी जो थी वो तहलील हो गई है। पीपल्स पार्टी अमलन हकीकतन सिंध तक महदूद है, वो भी अंदरून सिंध तक इसकी मौजूदगी है। गुज़िश्ता रोज़ रोधरा के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्ज़ा मोहम्मद अली बेग को गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन की तरह महज 3000 वोट मिले। उनकी इंतखाबी ज़मानत जब्त हो गई और ये एक पैटर्न है। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कसीर तादाद में ज़मानतें जब्त हुई हैं। कहीं कुछ वोट मिलते हैं, कहीं 100 वोट मिलते हैं, कहीं 200। इस तरह की इस वक्त सिचुएशन है। इस वक्त तक पंजाब में कौमी असम्बली के 18 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून ने 16 पर कामयाबी हासिल की है, 1 पर तहरीक इंसाफ ने और 1 सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। जबकि तकरीबन हर ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी ज़मानत जब्त हुई है। मगर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा हुकूमत बनाने और गिराने के दावे मुसलसल कर रहे हैं। पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, पार्टी को आवाम तक पहुंचाना, पार्टी को दोबारा ग्रास रूट में शामिल करना, ऐसा लगता है कि ये टॉप लीडरशिप है वो इससे नाबलद है या वो नहीं कर सकती या इस मामले में हेल्पलेस है। लेकिन जो भी सूरत हाल है वो अपनी जगह मौजूद है। इलेक्शंस में वोट मिलते हैं कुछ 100, लेकिन दावे जो है वो बहुत ही बुलंद बांग हैं। पूरा पंजाब हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे। पूरा पंजाब आया है पंजाबी सियासत पर जमहूरी कब्जा करने के लिए। पंजाब से बोलान तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आवाम में उसी तरह रची और बसी हुई है जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में थी। असी पंजाब की सियासत इच हिस्सा लवान नहीं आए। असी पंजाब इच जमहूरी कब्जा करना आए। तमाम जोशीली तकरीरें हो चुकी थी जब कल लोधरा का इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन हुआ। इसी में नहीं कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था उसे इस 2.25 लाख वोट जब पड़े तो उसको महज 3000 वोट मिले। मगर इससे पहले जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी के वोट मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में ना होने के बराबर रहे। मैं आपको सब बताता हूँ। मिसाल के तौर पर NA 120 लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने महज 1400 वोट लिए थे। NA 71 मियावाली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शौकत परवेज खान को सिर्फ 405 वोट मिले थे। NA 103 हाफिजाबाद में पीपल्स पार्टी के ज़काउल्लाह को सिर्फ 489 वोट मिले थे। NA 129 लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अशरफ भट्टी को 3800 वोट मिले थे। NA 68 सरगोदा में पीपल्स पार्टी के सरदार अब्बास बलोच को 3088 वोट मिले थे। और पिछले आम इंतखाबात की बात कर लें तो पीपल्स पार्टी 2013 के इलेक्शन में पंजाब से कौमी असम्बली की सिर्फ 2 नशिस्तें जीती थी, जबकि पंजाब की असम्बली की 371 नशिस्तों में सिर्फ 8 सीटें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई थी। बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सिर्फ 2% नशिस्तें हासिल की थी। गोया कि हर लिहाज से, हर आदाद शुमार के एतबार से, हर इलेक्शन के लिहाज ये इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब महदूद होकर रह गई है। सिंध के देही इलाकों तक पाकिस्तान की बड़ी कौमी जमात जो कि पंजाब से इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाया करती थी और बेनज़ीर भुट्टो को भी पंजाब ने जिताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी पंजाब ने जिताया। इसी लाहौर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जन्म दिया। इसी पंजाब में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमलन तहलील हो गई है। पिछले चंद महीनों में पीपल्स पार्टी के जो
पिछली गवर्नमेंट थी उसके कई वफाकी वज़राए ममलिकत जो है वो पार्टी को छोड़ के दूसरी जमातों में चले गए हैं, जिसमें नज़र मोहम्मद गोंदल, फिरदौस आशिक अवान, शमसाम बुखारी, इम्तियाज़ सदर वड़ाई, बाबर अवान, कई लोग ऐसे हैं जो फेडरल कैबिनेट के थे, वो जल्दी जल्दी पीपल्स पार्टी की इस कश्ती से उतर रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं ये हम जानते हैं। पंजाब के इंतहाई जहांदीदा सीनियर सियासतदान और पंजाब के साबिक वज़ीर आला जनाब मियाँ मंजूर भट्टो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ये जो पूरी कैफियत हुई है, कोई मोजज़ा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सन 2018 के इलेक्शन में कम अज़ कम पंजाब की हद तक कोई काबिल कदर कोई सियासी कुव्वत बना सकता है। ये तमाम जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, इस तबाहकुन सूरत हाल का जो 2013 से चल रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए कामरान खान साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियत हासिल करेगी वाज़ेह तौर पे। जो भी सिचुएशन हो, इस वक्त तक की सूरत हाल जो है वो सिंध में अक्सरियत हासिल करेगी। बलूचिस्तान में वो अपनी पोजीशन जो है वो बनाएगी, जो पिछले इलेक्शन में नहीं थी उसकी पोजीशन। और मेरे ज़ाती इल्म में है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी कुछ सीटें निकलेंगी और जनूबी पंजाब में उसकी अच्छी सीटें निकलेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और सेंट्रल पंजाब की बात जो है वो ये है कि इस वक्त तक की सिचुएशन जो है वो ये है कि सिर्फ खुर्रम जहांगीर वट्टू ही MPA है, एक नुमाइंदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके अलावा और हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बली में सेंट्रल पंजाब में कोई नुमाइंदा नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग हैं हमारे जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। कई लोग हैं हमारे पास जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं 2013 के इलेक्शन में। काफ़ी लोग हैं हमारे पास जिन्होंने 30,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं 2013 के इलेक्शन में। और हम उम्मीद करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की मैनेजमेंट, उसकी लोगों से राब्ते, उनके ताल्लुकात के लोग जो हैं, जो फैमिलीज़ के लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो उनकी ज़ात पे भरोसा करते हैं। उनके ताल्लुकात और बिलावल भुट्टो साहब जो फील्ड में आ रहे हैं और एक एक ज़िले में जाने का उनका प्रोग्राम है, एक एक डिवीज़न में, एक एक तहसील में जाने का प्रोग्राम है। और बिलावल भुट्टो साहब को लोग पसंद करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का साहबजादा है, जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो कायदे अवाम थे, उनका तो नवासा है। आपके ख्याल में आइंदा 3 महीनों में ये पंजाब का नक्शा भी बदल जाएगा? और बाकी तो आपने कहा कि दूसरे सूबों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, तो आप क्या पंजाब में कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप अक्सरियत समझ रहे हैं कि पंजाब में आप पहली जमात होंगे, मुस्लिम लीग नून दूसरी होगी, PTI तीसरी होगी, या PTI दूसरी होगी, मुस्लिम लीग नून तीसरी होगी? मैं कामरान खान जी ये नहीं कहता कि हम पहली जमात होंगे पंजाब में। मैं ये अर्ज़ करता हूँ आपको ज़रूर कि अगला इलेक्शन जो है उसमें जो मैं फोर्स ही करता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कोई भी एक पार्टी, ना नून लीग, ना PTI, ना पीपल्स पार्टी, कोई भी एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज नहीं कर सकती। जो इस वक्त सिचुएशन तो वो आपका तजुर्बा क्या बताता है कि कोalition किसका होगा? मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी PTI का, या मुस्लिम लीग नून PTI का? आप देखें, ये बिल्कुल ये सीधा सवाल है कि देखें क्या PTI का मुस्लिम लीग नून के से कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून का PTI से कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है? क्या पीपल्स पार्टी का PTI से हो सकता है? तो पीपल्स पार्टी का देखिए, पीपल्स पार्टी का जो पीपल्स पार्टी के तो दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी तो एक सियासी जमात है, अपनी पीपल्स पार्टी के दरवाजे PMLN के लिए खुले हैं। ये उसका ये एडवांटेज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच का कि उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है सियासी जमातों के साथ। हमने मुल्क के मामलात को चलाना है, निज़ाम को चलाना है, एक अच्छी गवर्नेंस देनी है, एक अच्छा निज़ाम देना है, तो उसमें डेडलॉक तो नहीं ना करना। अगर कोलिशन बननी है तो फिर बनानी पड़ेगी ना, जिसकी वायबल है उसकी बनेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ये आप नोट कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मगर सर ये जो आपने तो 2 गिनाए, मैंने सारे ज़िमनी इलेक्शन गिनाए, ये 400, 800, 1000 वोट। इस पे आप सुन लें आज कायरा साहब ने क्या कहा है। आप अंदाज़ा तो लगाए, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है, आपको तो लग रहा है कि बड़ा सब हरा हरा है। सुन तो लें आज आपके पंजाब के सदर ने कहा क्या है, आपको तो लग रहा है कि आप तो इलेक्शन जीत रहे हैं।
यकीनन हम आज भी हमारी डिबेट थी इस पे कि पीपल्स पार्टी का ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर देखने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर हमने कारकुनों को भी कहा है, ख़ुद भी देख रहे हैं कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं, जहाँ पे भी बाय इलेक्शन हुए हैं, दो ही ग्रुप्स के अंदर, दो ही अफराद के अंदर कैंपेन जो चली है या मीडिया कैंपेन आई है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये बहरहाल ज़रूर देख रही है कि आखिर वो क्या वजूहात है, इसके अलावा क्या वजूहात हैं कि हमारा जो कारकुन है वो इस कंपटीशन में डाल के कि किसी दो में से किसी एक को जीतने और हारने के चक्करों में, जीतने के चक्करों में वो अपनी पार्टी को भी अगर वोट नहीं दे पाता या हम अपनी स्ट्रेंथ को वोट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, तो इसकी वजूहात क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, ये सवाल आपका। मियां साहब, ये आपके पंजाब के सदर हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे लिए ये है कि ये हमें क्यों वोट हमारे नहीं पड़ते हैं। आप तो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऑप्टिमिज़म दिखा रहे हैं, मगर हकीकत तो ये है ना जो कायरा साहब कह रहे हैं। देखें, हकीकत जो कायरा साहब कह रहे हैं, मैं उस बात को उसको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये सिचुएशन मैंने बताई है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी कामरान खान जी मुल्क के अंदर, और इसलिए बनेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें निकालनी है, सिंध से भी निकालनी है, अक्सरियत निकालनी है, बलूचिस्तान से भी निकालनी है, NWFP से निकालनी है, जनूबी पंजाब से भी निकालनी और सेंट्रल पंजाब से भी निकालनी है। तो इसका मतलब ये तो कि ये मैंने तरतीब जो बता दी है, जो आपने तफसील बताई उसमें तो आप मेजॉरिटी पार्टी हैं, आपको तो कोएलिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मियां साहब। ये सेंट्रल पंजाब से आप जीत जाएंगे, साउथ पंजाब आप जीत जाएंगे, सिंध आप जीत जाएंगे, बलूचिस्तान जीत जाएंगे, KP, तो अब आपको कोएलिशन पार्टनर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा है कि सिंध में जीतेंगे हम, बलूचिस्तान में हम कुछ सीटें निकालेंगे, फ्रंटियर में हम कुछ सीटें निकालेंगे, जनूबी पंजाब में हम कुछ बेहतर सीटें निकालेंगे, और सेंट्रल पंजाब में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ सीटें निकालें। तो ये है मेरी ऑब्जर्वेशन, और इसके नतीजे में ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो बनेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक लेकिन है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने मामला, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब हमारे साथ मौजूद थे, तबसरा आपने सुन लिया। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात की हैसियत से उभरेगी, कोएलिशन बनेगी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी, हुकूमत की एक बड़ी जमात होगी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं एक और बहुत अहम सियासी हकीकत है, वो ये कि पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीत रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपने घर में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है, बल्कि वहाँ पर उसकी पोजीशन बेहतर हो रही है। इसके लिए हमने एक खुसूसी सीरीज़ तरतीब दी है, जिसके लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा गए। शाहज़ेब जिलानी ने वहाँ पर एक सीरीज़ हमने मुरतब की है जिससे हमें ये नतीजा मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन काफ़ी बेहतर है। इसका पहला सिलसिला हम आपको दिखाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। मुल्क में आइंदा इलेक्शन में कोई 5 महीने रह गए। गैर एलानिया इलेक्शन मुहिम इस वक्त जारी है। सेनेट के इंतखाबात के बाद इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और मार्च के बाद ये फुल स्ट्रीम में आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में हम आपके लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के सियासी रुझानात सामने लाएंगे। सियासी टेम्परेचर क्या है, आम आवाम अगले इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रही है, ये हम मुसलसल आपको इस प्रोग्राम में पेश करेंगे। इस हफ्ते आप पेशावर से हमारी खुसूसी रिपोर्ट्स देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जिनमें हम ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4.5 बरसों में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। क्या नौजवान खुसूसन ख़वातीन में इमरान खान का तब्दीली का नारा आज भी इतना मौसर है जितना 2013 में था? सूबे में अगर कोई तब्दीली आई है तो कितनी? अब हम पेश कर रहे हैं पेशावर से शाहज़ेब जिलानी की खुसूसी रिपोर्ट्स के सिलसिले की आज पहली कड़ी, जिसमें उन्होंने ख़वातीन में PTI की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लब्बे लबाब हमारा यही है कि PTI अब भी पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत ही मजबूत सियासी क़ुव्वत है। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर पेशावर, यहाँ के लोग मेहनती और खुददार समझे जाते हैं।
कबायली इलाकों से मुत्तसिल इस शहर में आपको ख़वातीन कम कम ही नज़र आती हैं। यहाँ औरतों की जगह पर्दे के पीछे या घरों के अंदर ही बेहतर समझी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की माओ बहनों को तालीम और तरक्की देने के लिए आहिस्ता आहिस्ता रवैये बदल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन की पहली यूनिवर्सिटी में। इसका नाम है शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी। ये पेशावर में मौजूद है। यहाँ पर 4 से 5 हज़ार बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं जो ज़ेर तालीम हैं। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो शुरू तो पिछले दौर हुकूमत में हुआ, लेकिन 2013 से ये कैंपस शादो आबाद है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपको फीलिंग होती है जब आप एंटर होते हैं। वैसे आपको पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन नज़र नहीं आएंगी या कम नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पे आप जब एंटर होते हैं तो आप बिल्कुल माहौल बदल जाता है और आप मिल सकते हैं यहाँ पे ख़वातीन से जो ज़ेर तालीम हैं, शौक़ रखती हैं, स्पोर्ट्स में हैं, और उनमें से कुछ इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप पाँचों से मेरा एक सवाल है, PTI के कितने सपोर्टर हैं यहाँ पे? अगर हाथ उठा के मुझे बताएं। 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँच आप PTI को सपोर्ट करते हैं। आई हैव टू से कि ये कुछ सरप्राइज़ है कि हमने रैंडमली 5 स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे हैं और पाँचों की पाँचों आप बेसिकली उन्होंने यूथ को एम्पावर किया है। उनका जो विज़न है कि यूथ को एम्पावर किया जाए और यूथ ही जो है तो वो इस सोसाइटी को आगे ले, क्योंकि सर हमारी जो नेशन है वो 70% यूथ पे डिपेंड करती है। सर अगर हमारी यूथ एम्पावर होगी तो इस कंट्री को आगे जाने से, डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। सर उनका विज़न जो है तो वो अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन देखें, ये विज़न तो और भी हमारे सियासी लीडर्स का रहा है ना। मतलब ये यूनिवर्सिटी है बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब है। ऐसा क्या है जो मैसेज जो PTI का है या इमरान खान साहब का है जो आपको ज़्यादा क्लिक करता है? सर ये कॉमनर है, आवाम से बंदा उठ के आया है पॉलिटिक्स में, तो हम देखना चाहते हैं। औरों को हमने ट्राई कर लिया, वही बादशाहत का दौर था, नस्ल दर नस्ल बस चली जा रही थी, उसका बेटा आगे लीडर होगा, उसका बेटा लीडर होगा। तो अभी कॉमनर से देखते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। बाकी सबको तो ट्राई कर लिया। नहीं, इमरान खान कॉमनर तो नहीं है, नहीं, वो एक क्रिकेट स्टार, उनका स्टार थे बेसिकली। लेकिन जो उन्होंने यूथ को इमर्ज किया है बेसिकली, फीमेल को, मेल है, जो भी है यूथ है जो पार्टिसिपेट करें। जैसे कि हमारे बहुत सारे अब PTI में यंग लीडर्स हैं जो कि पॉलिटिशियंस हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, और हर एक यहाँ पर जो यूथ है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक मेरा सवाल है, आप सब ख़वातीन खड़ी हैं यहाँ पे, सूबाई काबीना में एक भी फीमेल मिनिस्टर नहीं है। क्या पूरे सूबे में ऐसा कोई पॉलिटिशियन इमरान खान साहब को नज़र नहीं आया कि वो अपनी कैबिनेट में डालते? आई मीन दैट सेज समथिंग। सर अगर हम देखा जाए तो सर अवेयरनेस जो है तो वो टाइम के साथ आएगी। और सर मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। सर जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है सर उन्होंने वो अवेयरनेस नहीं दी फीमेल्स को। सर अब KP की जो गवर्नमेंट है वो अवेयरनेस दे रही फीमेल्स को। सर तो हम में से ही कोई कल आके जाके हमें वो चीज़ें मिल रही है जो एक मिनिस्टर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सर वी आर होपिंग कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी KP की, जो PTI की होगी इंशाल्लाह सर उसमें होगी। आपको ये लगता है कि दोबारा PTI आएगी? यस सर। हाँ, Are you? Yes, sir. We hope so. अच्छा, okay, this again is a huge surprise, क्योंकि हम सुनते हैं कि यूथ और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हामी हैं, लेकिन इतनी शदीद हामी है ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। सर बेसिकली दे गिव अस होप। सर हम एक ग्रेजुएट हो जाते थे, हमें जॉब्स नहीं थी। सर नाउ वी आर होपिंग फ्रॉम NTS सिस्टम। हम देखते हैं, हमने खुद अपने फ्रेंड्स को देखा है सर, उन्होंने NTS पास किया, उनको अपनी एबिलिटीज़ पे जॉब मिली। मतलब मेरिट पे काम हो रहा है। एग्जैक्टली सर, एजुकेशनल लेवल पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन रिश्वत वैसे भी चल रही है हर जगह, सिफारिश वैसे भी चल रही है, करप्शन वैसे भी है। वो जो नेगेटिविटी है जहाँ पे भी सर एक सिस्टम है, सिस्टम में आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, आपको नेगेटिव भी मिलेंगे, आपको करप्ट भी मिलेंगे। जो पॉजिटिविटी के साथ ड्रास्टिक चेंज, तो सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एकदम से एक रेवोल्यूशन आ जाए। ये एक विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक स्लो इनिशिएटिव है जो इमरान खान ने लिया है और जिसके रिगार्डिंग अब सब काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि
तब्दीली आई है लेकिन उतनी नहीं आई जिसका वादा था। सर तब्दीली तो आई है, लेकिन सर ये है कि तब्दीली जो लोग लेके आ रहे हैं सर, तो वो भी तो हम ही से बिलोंग करते हैं। तो सर बेसिकली प्रीवियस टाइम में यही लोग बिलोंग करते थे, लेकिन सिस्टम इतना एम्पावरफुल नहीं था। सर वही लोग हैं जो अब तब्दीली में हैं, हमारे साथ ही इंक्लूडेड हैं, लेकिन उन पे चेक सख्त हो गए अब सर। तो दैट्स वाई सर आएगी, बट इट विल टेक टाइम। ये वो इंसान का माइंड सेट होता है ना, जब आप किसी इंसान के माइंड सेट को चेंज नहीं कर सकते, हाउ विल यू ब्रिंग चेंज। वेल थैंक यू वेरी मच, आपसे बात हुई, मेरी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ, और इट्स ऑलवेज़ गुड टू टॉक टू पीटीआई सपोर्टर्स जो रीज़नेबल भी हों, क्योंकि अक्सर हमने आजकल देखा है कि कुछ पीटीआई के सपोर्टर्स जो यूथ है कभी कभी वो आपे से बाहर हो जाते हैं। तो इट्स वेरी गुड टू मीट डिसेंट पीपल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल इस सीरीज़ की हम आपको दूसरी क़िस्त दिखाएंगे। इसमें पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पे उम्मीद की एक रोशन किरण मौजूद है, जो हमारा सर्वे है, जो हमने ये सीरीज़ तरतीब दी है खैबर पख्तूनख्वा में। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।